हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजेश कुमार, लेक्चरर फिजिक्स, अपने यूट्यूब चैनल पावर ऑफ साइंस पर आप सबका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने इन सभी टॉपिक्स को डिस्कस किया था। यदि आप में से किसी ने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले उसे देख लीजिए ताकि कमिंग टॉपिक्स के ऊपर अंडरस्टैंडिंग बन सके। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे डाल दूंगा। बच्चों, आज का हमारा पहला टॉपिक है कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक बिहेवियर के अकॉर्डिंग मटेरियल्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। पहली कैटेगरी है कंडक्टर्स एंड दूसरी कैटेगरी है इंसुलेटर्स या डाइइलेक्ट्रिक्स। तो आइए पहले देखते हैं कि ये जो पहली कैटेगरी है कंडक्टर्स, ये कौन से मटेरियल होते हैं। बॉडीज विच अलाउ द चार्जेस टू पास थ्रू आर कॉल्ड कंडक्टर्स, यानी कि वो बॉडीज जिसमें से चार्ज आसानी से पास हो जाता है, ऐसी बॉडीज को हम क्या बोलते हैं? कंडक्टर्स बोलते हैं। जैसे कि मेटल्स, ह्यूमन बॉडी, अर्थ एक्सेट्रा। अब मेटल्स जो हैं, इसमें क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो पूरी बॉडी के अंदर हेयर एंड देयर आसानी से घूम सकते हैं। वो बॉडी के एक पार्ट से दूसरी पार्ट में आसानी से मूव कर सकते हैं, जा सकते हैं। तो ऐसी बॉडीज जिसमें चार्जेस इजिली फ्लो कर सकते हैं, इजिली मूव कर सकते हैं एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, ऐसी बॉडीज को हम बोलते हैं कंडक्टर्स। दूसरी तरह की बॉडीज हमारे पास वो बॉडीज हैं विच डू नॉट अलाउ द चार्जेस टू पास थ्रू, उन्हें हम क्या कहते हैं? इंसुलेटर्स। एग्जाम्पल इसके ग्लास, माइका, इबोनाइट, प्लास्टिक, यानी कि वो बॉडीज हैं जिसमें से करंट पास नहीं कर सकता, चार्जेस फ्लो नहीं कर सकते, बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट पे चार्ज नहीं जा सकते, वो जहां पर है उसी रीजन के अंदर कन्फाइंड होकर रह जाते हैं। तो ऐसी बॉडीज जिसमें चार्ज फ्लो नहीं कर सकते, पास नहीं कर सकते जिन बॉडीज के अंदर से, ऐसी बॉडीज को हम क्या कहते हैं? इंसुलेटर्स कहते हैं। आइए अब हम अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो है बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो पहली प्रॉपर्टी में हम पढ़ने जा रहे हैं कि क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। आइए समझते हैं इस टॉपिक में कि ये जो क्वांटाइजेशन है, इसका मीनिंग आखिरकार है क्या। तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज जो होती है वो क्या होती है? चार्ज कैरिड बाय इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना भी चार्ज होता है हम उसको मान के चलते हैं कि वो क्या है? हमारी फंडामेंटल यूनिट है, यानी कि ये जो स्मॉलेस्ट चार्ज है जो अवेलेबल है अभी तक के लिए। तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हम क्या मान के चलते हैं कि ये फंडामेंटल यूनिट है, बिल्कुल बेसिक यूनिट है, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लेटर ई के द्वारा। ई का जो मैग्नीट्यूड है, यानी कि जो वैल्यू है इसकी, वो होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और इस चार्ज की जो यूनिट है वो हम यूज करते हैं यहाँ पर कूलम, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था कि चार्ज की यूनिट को कूलम से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सबसे फंडामेंटल यानी कि बेसिक यूनिट चार्ज की वो क्या है हमारे पास? चार्ज कैरिड बाय इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है उसे हम मान के चलते हैं कि सबसे फंडामेंटल यूनिट है, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं ई से, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हम रिप्रेजेंट करेंगे ई से। 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो 2e, 3 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे तो 3e, 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो 4e, यानी कि चार्ज हमेशा किसके? इस e के मल्टीपल में होगा। तो हमारे नेचर में क्या होगा कि जो चार्ज होता है किसी भी सिस्टम के ऊपर, वो हमेशा इस बेसिक यूनिट यानी e के मल्टीपल्स में एग्जिस्ट करेगा। हमने पढ़ा था कि रबिंग के द्वारा हम किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। तो जब भी हम दो बॉडीज को आपस में रब करते हैं, जैसे ग्लास रॉड को हमने सिल्क के कपड़े के साथ रगड़ा, उसके साथ उसको रबिंग की, तो उससे क्या हुआ कि एक में से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे में चले गए। हमने पढ़ा था कि ग्लास रॉड का वर्क फंक्शन कम होता है, तो वो इजीली वहां से इलेक्ट्रॉन जो है उससे रिमूव हो जाते हैं और कहाँ चले जाते हैं? सिल्क क्लॉथ पे, जिसकी वजह से ग्लास रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और सिल्क के कपड़े के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो वहां पे हुआ क्या उस प्रोसेस के अंदर कि कुछ इलेक्ट्रॉन ग्लास रॉड से निकले और सिल्क के कपड़े में चले गए। अब ऐसा तो हो नहीं सकता किसी केस में कि वहां से 2.5 इलेक्ट्रॉन चले गए या 3.7 इलेक्ट्रॉन चले गए, मतलब चार्ज तो फ्रैक्शन में होता ही नहीं, या तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा या 2 जाएंगे या 3 जाएंगे या 4 जाएगा। ऐसा तो होगा कि नहीं कि कोई आधा इलेक्ट्रॉन चला गया उधर से उधर, तो ये पॉसिबिलिटी है नहीं वहां। यानी कि चार्ज फ्रैक्शन में नहीं होता, चार्ज किस में होता है? हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल में होता है। इंटीजर हमारे पास क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 -1 -2 -3, ये सारे हमारे इंटीजर्स हैं। तो जो इलेक्ट्रिक चार्ज होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ एनी सिस्टम इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लीस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज। लीस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज क्या है हमारा? E, जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है। तो किसी भी सिस्टम का जो टोटल चार्ज होगा वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होगा लीस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज का।
It means that the quantity can take only one of the discrete set of values, यानी कि जो क्वांटिटी होगी उसकी डिस्क्रीट वैल्यूज में से कोई एक वैल्यू हो सकती है। वो डिस्क्रीट वैल्यूज क्या है, उसको हम इस इक्वेशन के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। Q इज इक्वल टू एन ई, वेयर n इज एन इंटीजर, n एक इंटीजर है। n की वैल्यू अगर 1 है तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा Q इज इक्वल टू ई। अगर n की वैल्यू हमारे पास 2 है तो यहाँ पे आ जाएगा 2e, n की वैल्यू 3 है तो यहाँ 3e। मतलब इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर होगा हमेशा कैसे होगा, इंटीजर में होगा, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन जा सकता है, 2 जा सकते हैं, 3 जा सकते हैं, फ्रैक्शनल वैल्यू कभी भी ट्रांसफर नहीं होगी। तो इसी चीज को हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्वांटाइज्ड है। बच्चों यहाँ एक बात और ध्यान देने की है कि क्या ये जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, ये सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज है? क्या इससे छोटा चार्ज एग्जिस्ट ही नहीं करता? ऐसा बिल्कुल नहीं है, इससे छोटा चार्ज एग्जिस्ट करता है। आपने सुना होगा पार्टिकल्स के बारे में जिनका नाम है क्वार्क्स। ये जो क्वार्क्स हैं इनके ऊपर इलेक्ट्रॉन के जो चार्ज है इससे भी छोटा चार्ज होता है। एक क्वार्क के ऊपर e/3 या 2e/3 के बराबर का चार्ज हो सकता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन के चार्ज का 1/3 या 2/3। तो स्मॉलेस्ट चार्ज एक तरह से हमारे पास हुआ कि इलेक्ट्रॉन का ये जो चार्ज है इसका 1/3 यानी e/3 के बराबर चार्ज होता है क्वार्क के ऊपर। परंतु होता क्या है कि क्वार्क्स जो है वो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते, वो अपने ग्रुप इस तरह से बना लेते हैं कि टोटल वैल्यू जो आती है वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल में ही आती है, यानी कि वो इंटीग्रल वैल्यू अचीव कर लेते हैं। इस तरह से उनकी ग्रुपिंग होती है, वो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते हैं। इलेक्ट्रॉन ही सबसे छोटा ऐसा पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज ही सबसे छोटा ऐसा चार्ज है जो फ्रीली एग्जिस्ट करता है। तो इसीलिए इसको हम फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज मानकर चलते हैं। और यहाँ एक चीज और ध्यान देने लायक है कि ये जो हमने इक्वेशन की है Q इज इक्वल टू एन, ये आपके न्यूमेरिकल पर्पस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इस फॉर्मूला के बीच में हमारे पास Q इज इक्वल टू एन ई। Q हमारे पास यहाँ पर क्या है, चार्ज है। n क्या चीज है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें बताएगा कि कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलकर उतना चार्ज बना रहे हैं। और E की वैल्यू हमें पता है यहाँ 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। इलेक्ट्रॉन के लिए जो चार्ज है वो इतना ही होगा 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, परंतु ये माइनस में होगा। प्रोटॉन के लिए इतना ही चार्ज होगा, वो प्लस में होगा। प्रोटॉन पे भी सेम इतना ही चार्ज होता है जितना इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है। दोनों का चार्ज सेम है, बस फर्क क्या है कि प्रोटॉन के ऊपर वो ये जो चार्ज है इतनी अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। तो अकॉर्डिंगली आप न्यूमेरिकल में इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। जहां पे आपको चार्ज दे रखा हो और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हो तो आप इस फॉर्मूले में Q डिवाइड बाय E करेंगे। Q डिवाइड बाय E करेंगे तो क्या निकल जाएगा आपका N, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे। यदि किसी क्वेश्चन के अंदर आपको N दे रखा हो यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ चार्जेस दे रखे हो तो उसको E से मल्टीप्लाई करके आप उस सिस्टम का टोटल चार्ज भी बता सकते हैं। तो न्यूमेरिकल पर्पज के लिए भी ये जो फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू Ne, ये काफी इंपॉर्टेंट है। Let us proceed to next property of electric charge, which is conservation of electric charge। तो आइए समझते हैं कि conservation of electric charge का मीनिंग क्या है। इलेक्ट्रिक चार्जेस कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज को ना तो हम बना सकते हैं ना इसको खत्म कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, टोटल चार्ज इन एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। टोटल चार्ज इन एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के अकॉर्डिंग जो टोटल चार्ज है किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, स्थिर रहता है। परंतु ये जो चार्जेस हैं इसको सिस्टम के एक पार्ट से दूसरे पार्ट पर ट्रांसफर जरूर किया जा सकता है, सच दैट टोटल चार्ज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। परंतु उस कंडीशन में भी क्या होगा कि जो टोटल चार्ज है वो पूरे सिस्टम का हमेशा कंजर्व रहेगा। आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे यूरेनियम 92U238 कैन बी डीके बाय एमिटिंग एन अल्फा पार्टिकल टू He4 न्यूक्लियस। तो यूरेनियम का जब डीके होता है अल्फा पार्टिकल में, अल्फा पार्टिकल को रिप्रेजेंट किया जाता है हीलियम के न्यूक्लियस के द्वारा। तो ये ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक एलिमेंट में जो है थोरियम। तो यूरेनियम में से जब एक अल्फा पार्टिकल निकलता है तो ये थोरियम में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, यानी कि यूरेनियम दो हिस्सों में बट गया, थोरियम और अल्फा पार्टिकल। तो डीके से पहले जो
एटॉमिक नंबर था यूरेनियम का, वो था 92। एटॉमिक नंबर से हमें क्या पता लगता है कि इसके अंदर प्रोटॉनों की संख्या कितनी है। तो इसके अंदर 92 प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन के ऊपर प्लस ई चार्ज होता है, तो 92 प्रोटॉनों पे कितना होगा, प्लस के 92 ई के बराबर चार्ज होगा। तो टोटल चार्ज बिफोर डीके वो कितना है, प्लस का 92 ई। अब आफ्टर डीके देखते हैं कि टोटल चार्ज कितना है। थोरियम के का एटॉमिक नंबर है 90, यानी कि प्लस 90 ई चार्ज हो गया हमारे पास थोरियम का, और प्लस 2 ई चार्ज हो गया अल्फा पार्टिकल का। तो टोटल चार्ज हमारे पास पूरे सिस्टम का वो कितना हो गया, 90 प्लस 2 92 ई के बराबर हो गया। यानी कि जितना चार्ज पहले था डीके के बाद भी चार्ज उतना ही रहा, यानी कि टोटल चार्ज इज कंजर्व्ड, दैट इज इट रिमेन्स कांस्टेंट। यानी कि टोटल चार्ज जो पहले था डीके के और जितना डीके के बाद था वो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो डेफिनेशन क्या बनी इसकी कि टोटल चार्ज इन एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। जो टोटल चार्ज है किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। आइसोलेटेड सिस्टम हम किसे कहेंगे यहाँ पे, आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो अपने सराउंडिंग से ना तो मास और ना ही किसी तरह की एनर्जी को शेयर कर रहा है, यानी कि ना तो बाहर से कुछ अंदर आ रहा है ना अंदर से कुछ बाहर जा रहा है। आइसोलेटेड सिस्टम जो है हो सकता है उसके अंदर एक बॉडी हो या दो बॉडी हो या तीन बॉडी हो, वो एक सिंगल बॉडी भी हो सकती है या ग्रुप ऑफ बॉडी भी हो सकती है। तो यहाँ इसका मतलब क्या हुआ कि ये ऐसा एक सिस्टम है जिसके अंदर से ना तो बाहर कुछ जा रहा है ना बाहर से अंदर कुछ आ रहा है, यानी बाहरी इंटरफेरेंस इसमें कुछ नहीं है। Next property of charge is additive nature of charge. It means the total electric charge of a system is equal to algebraic sum of electric charges located in the system. इसका मतलब क्या है कि टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी सिस्टम का वो किसके बराबर होगा, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम कि इस सिस्टम के अंदर कहीं पर भी अगर कोई भी चार्ज लोकेटेड है तो उन सभी को हम एल्जेब्रिकली ऐड करेंगे। एल्जेब्रिकली ऐड करने का मतलब है हम उनके साइन के अकॉर्डिंग उनको ऐड करेंगे। यदि प्लस का है तो प्लस और माइनस है तो उसको माइनस करना है वहां पे। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि एक सिस्टम है जिसके अंदर दो बॉडीज हैं, एक बॉडी के ऊपर +2 क्यू चार्ज है और दूसरी बॉडी के ऊपर -5 क्यू चार्ज है। तो इस पूरे सिस्टम के ऊपर जो टोटल चार्ज होगा वो कितना होगा, +2 क्यू, और उसमें हमें ऐड करना है -5 क्यू, यानी कि टोटल इसका नेट जो चार्ज होगा वो कितना होगा, +2 क्यू एंड -5 क्यू, टोटल चार्ज हो गया -3 क्यू। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कि जो एक जैसे चार्ज होंगे वो एक आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दूर धकेलेंगे, और जो अनलाइक चार्ज होंगे, विपरीत ऑपोजिट चार्ज होंगे, वो क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, आकर्षित करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे एक ग्लास की रॉड को सिल्क के थ्रेड के साथ यहाँ पे हैंग कर दिया गया है, और दूसरी चार्ज ग्लास की रॉड को जब हम इस चार्ज ग्लास रॉड के पास लेके आते हैं तो क्योंकि दोनों ग्लास की रॉड हैं, दोनों के ऊपर सेम नेचर ऑफ चार्ज है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रही हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर बाहर की तरफ फोर्स लगा रही हैं, यानी कि ये एक दूसरे को दूर धकेल रही हैं। इसी प्रकार यदि हम यहाँ पे ग्लास रॉड की बजाय अगर हम दोनों ही इबोनाइट की रॉड लेते तो दोनों के ऊपर ही माइनस माइनस का चार्ज होता और वो दोनों भी आपस में एक दूसरे को इसी तरह से फोर्स लगाती और दोनों एक दूसरे को दूर धकेलती, यानी कि रिपेल करती। दूसरा जो केस है यहाँ पे दिखाया गया ऑपोजिट चार्जेस का, तो एक ग्लास की रॉड को यहाँ पे हैंग किया हुआ है सिल्क थ्रेड के साथ, और दूसरी अपोजिट चार्ज की रॉड को हम इसके पास लेके आ रहे हैं, जैसे इबोनाइट की रॉड को हम इसके पास लाए तो क्योंकि इन दोनों के ऊपर अपोजिट चार्ज है तो ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है, यानी कि दोनों रॉड एक दूसरे को अपनी तरफ फोर्स लगा रही हैं, यानी कि लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। आइए चलते हैं अगली कौन सी प्रॉपर्टीज हमारी रह गई हैं उनकी तरफ। पांचवी प्रॉपर्टी चार्ज की है कि चार्ज ऑन ए बॉडी इज नॉट अफेक्टेड बाय द मोशन ऑफ द बॉडी, यानी कि किसी भी बॉडी के ऊपर अगर कोई चार्ज है और वो बॉडी रेस्ट पे है या मोशन में है, इसका चार्ज के मैग्नीट्यूड के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी कि चार्ज इज नॉट अफेक्टेड बाय द मोशन ऑफ द बॉडी। उसकी वैल्यू जितनी है बॉडी के ऊपर चार्ज की वैल्यू वो उतनी की उतनी रहेगी, ना वो कम होगी ना ज्यादा होगी, उसका इफेक्ट भी सेम रहेगा। सिक्स्थ प्रॉपर्टी चार्ज की है द मैग्नीट्यूड ऑफ
elementary positive or negative charges is same and is equal to 1.6 into 10 to power minus 19 कूलम। एलिमेंट्री पॉजिटिव या नेगेटिव चार्जेस हम किसको लेते हैं, इलेक्ट्रॉन को या प्रोटॉन को। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वो कितना होता है, माइनस ई के बराबर होता है। ई की वैल्यू हमने पढ़ी थी 1.6 into 10 to power minus 19 कूलम। तो प्रोटॉन का चार्ज वो प्लस ई के बराबर यानी कि प्लस 1.6 into 10 to power minus 19 कूलम। तो ये जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं हमारे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इनके जो चार्ज हैं उनको हम फंडामेंटल चार्ज मान के चलते हैं और उसका जो मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर होता है, ई के बराबर होता है यानी 1.6 into 10 to power minus 19 कूलम। फर्क सिर्फ इतना है कि इलेक्ट्रॉन पर इतना ही माइनस का चार्ज होता है और प्रोटॉन पर इतना ही प्लस का चार्ज होता है। तो बच्चों आइए अब हम देखते हैं कि किसी बॉडी पे अगर चार्ज है तो हम उसकी डिटेक्शन कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं जिसको कहा जाता है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, इन शॉर्ट GLE। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसमें हमारे पास एक ग्लास का केस है। सेंटर में अगर यहाँ पे हम देखें तो एक कंडक्टिंग ब्रास की रॉड इसमें लगाई हुई है। ये जो कंडक्टिंग ब्रास की रॉड है इसके दो एंड के ऊपर एक तरफ तो ब्रास की डिस्क लगी है और दूसरे एंड पे हमारे पास गोल्ड की दो लीव्स हैं। यहाँ पे हम गोल्ड के अलावा एल्यूमिनियम की वेरी थिन फॉइल्स का भी यूज कर सकते हैं, परंतु गोल्ड की लीव्स के साथ इसकी सेंसिटिविटी ज्यादा रहेगी क्योंकि ये ज्यादा फ्लेक्सिबल रहती है और इसका मास पर यूनिट एरिया जो है वो कम होता है। इस वजह से हल्का सा भी चार्ज अगर इसके ऊपर जाएगा तो ये इजिली रिपेल हो जाएंगी। अब क्योंकि ये सारा का सारा जो इंस्ट्रूमेंट है हमारा यहाँ से लेके ये नीचे गोल्ड लीव्स तक ये एक कंडक्टर का बना हुआ है और यहाँ पे हमने इसको इंसुलेटिंग प्लग लगा के बंद कर दिया ताकि बाहर से कोई और चार्ज जो है इस ग्लास केस के अंदर ना आ सके। इस ग्लास केस के अंदर यहाँ पर एक मेटल की फाइल भी रखी हुई है। ये किस लिए रखी है कि अंदर अगर किसी तरह का स्ट्रे चार्ज है तो हम मेटल फाइल को अर्थ से कनेक्ट करके उस चार्ज को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं ताकि अंदर किसी भी तरह का चार्ज ना रहे। अब आइए देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो जब भी हम कोई चार्ज ग्लास रॉड इसके पास में लेके आ रहे हैं तो एक तरीका तो हमारे पास ये है कि हम उसको डायरेक्टली ब्रास की डिस्क के साथ टच करें। अगर हम टच करेंगे तो जो भी उसका चार्ज होगा वो ब्रास डिस्क पर जाएगा और यहाँ इस ब्रास की रॉड से होते हुए गोल्ड की लीव्स तक पहुंच जाएगा। जैसे ही गोल्ड की लीव्स पे चार्ज पहुंचेगा वो पत्तियां खुल जाएंगी। या दूसरा तरीका हमारे पास क्या है कि बिना टच किए भी हम चार्ज की प्रेजेंस का पता लगा सकते हैं। अगर हम टच कराएंगे तो जो रॉड जिसको हम टच करा रहे हैं उसका चार्ज कुछ ना कुछ इस पे ट्रांसफर होगा तो यानी कि चार्ज कम हो जाएगा। परंतु अगर हम इसको टच नहीं करा रहे हैं उस केस में इसका जितना चार्ज है उतने का उतना इसके ऊपर रहेगा। तो जब हम एक ग्लास की रॉड को इसके पास में लाते हैं तो क्योंकि ये कंडक्टिंग बॉडी है तो ये क्या करती है, ये प्लस का चार्ज कंडक्टिंग बॉडी के अंदर जितने भी माइनस के चार्ज हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है और प्लस के चार्ज को रिपेल करती है। तो माइनस का चार्ज नियर एंड के पास एक्यूमुलेट हो गया और प्लस का चार्ज इसके फार्दर एंड जो कि गोल्ड की लीव्स है वहां तक पहुंच गया। तो दोनों गोल्ड की लीव्स पे जब सेम चार्ज पहुंचता है तो वो गोल्ड की लीव्स खुल जाती हैं। तो उनके बीच में जो एंगल बनता है कि कितने एंगल पे वो आपस में खुल रही हैं तो उसके हिसाब से हमें चार्ज का अंदाजा लगता है कि इस पे कम चार्ज है या ज्यादा चार्ज है। तो इस तरह से ये गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप काम करता है। तो बच्चों आइए देखते हैं अब कि चार्ज की एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन चार्ज बॉडीज हैव मेनी एप्लीकेशन सच एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पेंट स्प्रेइंग, पाउडर कोटिंग, फ्लाई ऐश कलेक्शन इन चिमनीज, inkjet printing, photostat, copying and xerox, also Van de Graaff generator। तो ये सभी चीजें जो स्क्रीन पे आपको दिखाई गई है यहाँ पे ये सारे के सारे चार्ज की किसी ना किसी प्रॉपर्टी के ऊपर काम कर रही हैं। तो आइए बच्चों अब आज का अगला टॉपिक करते हैं हम, विच इज डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास। तो चार्ज और मास के बीच में क्या अंतर है ये हम आगे देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। Charge is the fundamental property of material object due to which electrical forces arises। यानी कि चार्ज मटेरियल ऑब्जेक्ट की एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से उनके बीच में इलेक्ट्रिकल फोर्सेस लग पाती हैं। जबकि मास क्या होता है, मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन ए बॉडी, यानी कि किसी भी बॉडी में जो पदार्थ की मात्रा प्रेजेंट होती है। क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन ए बॉडी, तो पदार्थ की जो भी मात्रा किसी बॉडी में प्रेजेंट है उसे हम क्या कहते हैं, मास कहते हैं। सेकंड डिफरेंस क्या है, चार्ज कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो।
चार्ज जो है पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, जबकि मास जो है वो क्या होगा, वो हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि मास एक्चुअल में क्या है, क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन ए बॉडी। तो अगर कोई बॉडी है तो उसके अंदर मैटर तो प्रेजेंट रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो इसलिए मास हमेशा क्या है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। थर्ड डिफरेंस क्या है, चार्ज कैरिड बाय ए बॉडी डज नॉट डिपेंड अपॉन वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, यानी कि किसी भी बॉडी के ऊपर अगर चार्ज है तो वो बॉडी चल रही है या रुकी हुई है, इससे उसके चार्ज के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। परंतु मास जो है वो वेलोसिटी के इंक्रीज होने से इंक्रीज होता है, यानी कि अगर कोई बॉडी है वो जितनी ज्यादा स्पीड से मूव करेगी उसका मास भी उतना ज्यादा इंक्रीज होगा, और वो ये किसके अकॉर्डिंग है, आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग है। बच्चों फोर्थ डिफरेंस यहाँ पे है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, यानी कि जो टोटल चार्ज होगा किसी भी बॉडी के ऊपर वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज के, जबकि मास की क्वांटाइजेशन अभी तक एस्टेब्लिश नहीं हुई है। नेक्स्ट डिफरेंस है यहाँ कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड, यानी कि किसी भी सिस्टम का जो टोटल चार्ज है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, यानी कि टोटल इनिशियल चार्ज इज इक्वल टू टोटल फाइनल चार्ज ऑफ द सिस्टम। परंतु मास इज नॉट कंजर्व्ड एज इट कैन बी चेंज्ड इनटू एनर्जी एंड वाइस वर्सा। परंतु मास कंजर्व नहीं होता, क्यों नहीं होता, क्योंकि आइंस्टाइन की इक्वेशन E इक्वल mc स्क्वायर के अकॉर्डिंग मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है किसी रिएक्शन में, या एनर्जी मास में कन्वर्ट हो सकती है, इसलिए मास जो है वो कंजर्व नहीं है। नेक्स्ट डिफरेंस यहाँ पर है कि जो इलेक्ट्रिक फोर्सेस है बिटवीन टू चार्जेस वो अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी हो सकती है। जैसा हमने देखा था पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस या फिर नेगेटिव और नेगेटिव चार्जेस वो आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और यदि एक चार्ज प्लस का हो एक माइनस का हो वो आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। परंतु मास की वजह से जो फोर्स होती है वो होती है ग्रेविटेशनल फोर्स, और ये फोर्स हमेशा कैसी होती है, अट्रैक्टिव होती है, ये रिपल्सिव नहीं होती। एक मास दूसरे मास को हमेशा क्या करता है, अट्रैक्शन की फोर्स लगाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है, जो हमेशा क्या होती है, अट्रैक्शन की होती है। एंड लास्ट डिफरेंस इज SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम एंड SI यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम। तो बच्चों ये था यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का दूसरा लेक्चर। इस लेक्चर में मैंने जो टॉपिक कवर किए उनके सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है। फिर भी किसी का कोई डाउट या सजेशन हो तो वो कमेंट बॉक्स में लिखे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस बेल आइकन, ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंच जाए। थैंक यू एंड टेक केयर।